हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लोअर लिम्ब लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं बीडी चौरासिया से लोअर लिम्ब, चैप्टर नंबर 12 है, वॉल्यूम नंबर 2 का टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। अच्छा, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब मैं डिफरेंट वीडियोस में स्प्लिट करके बनाऊंगा, यानी नी जॉइंट अलग वीडियो में, हिप जॉइंट अलग। सो आज का टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हिप जॉइंट। लेकिन हिप जॉइंट स्टार्ट करने से पहले वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स हैं उनका काम मूवमेंट तो है ही, ज़ाहिर है, वॉकिंग में, रनिंग में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में। सो मूवमेंट लोअर लिम्ब के जॉइंट्स का पर्पस है ही, बट दे आर ऑल्सो वेट बेयरिंग जॉइंट्स। इसीलिए जो इनकी मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं एज कंपेयर टू द अपर लिम्ब। सही है। फॉर एग्जाम्पल द हिप जॉइंट, इट अलाउज द सेम मूवमेंट एज द शोल्डर जॉइंट, बट द रेंज ऑफ मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि हिप जॉइंट पर वजन है, इट इज़ वेट बेयरिंग, तो इसकी मूवमेंट उतनी ज़्यादा लग्जरियस नहीं है जितनी अपर लिम्ब पे शोल्डर जॉइंट की है। बिल्कुल इसी तरह जो नी जॉइंट है, इट अलाउज सिमिलर मूवमेंट्स एज द एल्बो जॉइंट इन द अपर लिम्ब, बट द रेंज इज लिमिटेड। ओके, सुपिनेशन प्रोनेशन फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है नी जॉइंट पर। इसी तरह जो एंकल जॉइंट है, इट अलाउज लिमिटेड मूवमेंट फॉर द सेम रीजन, बिकॉज ऑल दीज जॉइंट्स, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, दे आर वेट बेयरिंग, देयरफॉर इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट इज लेस एज कंपेयर टू दी अपर लिम्ब। ठीक है। पहला ज्वाइंट जो लोअर लिम्ब में हमें डिस्कस करना है, आज की वीडियो इसी पे फोकस करेगी, दैट इज द हिप जॉइंट। अच्छा, हिप जॉइंट इज फॉर्म बिटवीन द हेड ऑफ द फीमर and the acetabulum of the pubic bone. So it is a ball and socket variety of joint, और synovial joint है, multi axial है, इसका मतलब ये कि different axis में इसकी movement हो सकती है। Articular surfaces कौन सी हैं? Head of the femur articulates with the acetabulum of the hip bone। ठीक है। मैं simplified version में हमेशा ये इस तरह से बताता हूँ कि suppose this is the head of the femur, ये पूरी femur है, उसकी neck और फिर ये body, head of the femur fits into this acetabular cavity, तो ये बनता है जी ball and socket joint. Here is the socket of hip bone, here is the ball of the head of the femur, and they together make this hip joint. Okay, now head of the femur is not a complete sphere, it is half a sphere and is completely covered, almost completely covered with the hyaline cartilage. ठीक है, except the fovea capitis. The fovea capitis is the central pit in the head of the femur. बाकी सारा जो head of the femur है, that is covered with the hyaline cartilage. Okay, अच्छा जी, the acetabulum is a horseshoe shaped lunate articular surface, an acetabular notch and an acetabular fossa. अब ये आपको सामने से दिखा रहे हैं इस चीज को, यानी ये जो एसिटैबुलम है हिप बोन की कैविटी, इसको फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। सो इन द सेंटर देयर इज अ डिप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड द एसिटैबुलर फोसा, ये उसकी आर्टिकुलर सरफेस है, और नीचे इंफीरियर साइड पे एक्चुअली देयर इज अ नॉच, एक गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एसिटैबुलर नॉच, बट दिस इज कवर्ड स्ट्रेंथेंड बाय अ लिगामेंट व्हिच इज द ट्रांसवर्स एसिटैबुलर लिगामेंट। तो ये आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटैबुलम। ठीक है, तो ये सारी आर्टिकुलर सरफेसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट, hip joint is unique in having a high degree of stability as well as mobility. अब होता ये है कि आमतौर पे बॉडी में जो बहुत ज़्यादा मोबाइल जॉइंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, या अगर कोई जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वहाँ मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन लोअर लिम्ब का ये जो हिप जॉइंट है, यहाँ स्टेबिलिटी भी है और मोबिलिटी भी है। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी इसलिए चाहिए क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट है, पूरी बॉडी का वेट है इस पर। मोबिलिटी इसलिए चाहिए क्योंकि इस पे मूवमेंट है, चलना, भागना, उठना, बैठना, ये सारी मूवमेंट्स हिप जॉइंट इज इन्वॉल्व्ड। अच्छा, अब जो ये इतना स्ट्रॉन्ग जॉइंट है उसके पीछे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एंड दैट यू शुड नो कि द स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द डेप्थ ऑफ द एसिटैबुलम एंड द नैरोइंग ऑफ इट्स माउथ बाय द एसिटैबुलम। ये जो डेप्थ ऑफ एसिटैबुलम है, दिस डेप्थ, ये जो पूरी कैविटी बनती है, इट gives a very good surface for the head of the femur to fit in. इतना अच्छा फिट होता है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, फिर इसके इर्द गिर्द बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे 5-6 लिगामेंट्स, ये बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हिप जॉइंट को। फिर सराउंडिंग मसल्स हैं, अभी हम पढ़ेंगे सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो मसल्स सराउंड करते हैं हिप जॉइंट को वेरी पावरफुली एक्चुअली। अच्छा, फिर लेंथ एंड ऑब्लिगिटी ऑफ द नेक ऑफ फीमर, ये इटसेल्फ एक फीचर
स्ट्रक्चर है, यहाँ इसके इर्द गिर्द जो एसिटाबुलम होता है और ये नेक ऑफ फीमर इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, तो एनाटॉमिकली इंजीनियरिंग वाइज इट प्रोवाइड्स अ गुड फिट and a very strong support to the hip joint. And the final one is the atmospheric pressure. Again, a fairly wide range of mobility is possible because of the fact that the femur has long neck. इस long neck की वजह से architecture ऐसा होता है कि it provides good support as well as mobility. Okay, so ये सारे factors आपको याद होने चाहिए which are very important to provide strength to the hip joint. Now, all these ligaments are extremely pivotal and important in providing strength to the hip joint. ठीक है, उसमें से पहला जो ligament है that is the fibrous capsule. फिर अच्छा कैप्सूल पूरे का पूरा हिप जॉइंट को अच्छे से कवर करता है, लपेटता है, रैप करता है. जैसे एयरपोर्ट्स पे नहीं जाते वो आपके सूटकेस को अच्छे से प्लास्टिक में सेलर रैप कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह फाइब्रस कैप्सूल किसी भी जॉइंट को पूरा कंप्लीटली कवर करता है. सो इट प्रोवाइड्स बिग अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ. फिर जितने भी लिगामेंट्स हैं वो सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं. इलियोफीमोरल फॉर एग्जांपल आइलियम से निकलेगा, फीमर तक जाएगा. देन प्यूबोफीमोरल प्यूबिस से निकलेगा, फीमर तक जाएगा. ईशियोफीमोरल ईशियम से निकलेगा, फीमर तक जाएगा. लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, एसिटेबुलर लैब्रम एंड ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट. ट्रांसफर एसिटेबुलर लिगामेंट तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जो एसिटेबुलर नॉच को कवर करता है. ठीक है, तो ये सारे लिगामेंट्स जो है ना, इनकी अटैचमेंट्स और इनका पर्पस आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इट इज अटैच्ड ऑन द हिप बोन टू द एसिटेबुलर लैब्रम. अच्छा, एसिटेबुलर लैब्रम क्या बला है भाई? ये देखें, ये जो ल्यूनेट सरफेस है ना एसिटेबुलम की, इसके ऊपर एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिससे इसकी कैविटी एसिटेबुलर फोसा मजीद डीप हो जाता है ताकि हेड ऑफ द फीमर सही से फिट हो सके. इसको बोलते हैं एसिटेबुलर लैब्रम. और उसकी सराउंडिंग्स पे अटैच होता है फाइब्रस कैप्सूल. और फिर ये फीमर पे भी अटैच होता है ऑन द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन इन फ्रंट एंड 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द इंटरट्रोकेंट्रिक ट्रेस्ट बिहाइंड. सो इफ यू लुक एट अ डायग्राम which represents the capsule. So this for example is a diagram of the hip joint. This is the head of the femur. This is the acetabulum. और यहाँ पे ये जो cartilage लगा हुआ है this is acetabular labrum. यहाँ आप देख रहे हैं this dotted line, this dotted line here. This is the fibrous capsule. So fibrous capsule provides a very nice attachment to the outside and provides strength. अच्छा, अब ये जो fibrous capsule है इसके different fibers होते हैं. इसमें outer fibers are longitudinal fibers, inner fibers are circular fibers which are also called zona orbicularis. Orbicularis मतलब circular है. The longitudinal fibers are best developed anterosuperiorly क्योंकि जो बॉडी का वेट है वो अल्टीमेटली सुपीरियर डायरेक्शन में. सो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग द वेट इज ऑन दिस पार्ट. ओके, इस तरह से वेट पूरा बेयर हो रहा है. सो ये वाले जो फाइबर्स हैं एंटीरो सुपीरियर फाइबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर्स. ठीक है, अच्छा, फिर एक बात जो आपको और याद रखनी है कि इस कैप्सूल में से नेक ऑफ फीमर से गुजरते हैं स्पेशलाइज्ड फाइबर्स जिनको हम नाम देते हैं रेटिनैकुला. दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके थ्रू नेक से गुजरते हुए हेड तक ब्लड वेसल्स जाती हैं. ठीक है, सो रेटिनैकुलर फाइबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर अ रूट फॉर ब्लड वेसल्स टू एंटर द हेड ऑफ द फीमर. ओके, देयर इज अ बर्सा एज वेल. बर्से के बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट लिगामेंट इज द इलियोफीमोरल लिगामेंट. इलियोफीमोरल लिगामेंट, लेट मी फाइंड अ डायग्राम फॉर यू. सो हियर इज द डायग्राम. This is the iliofemoral ligament. So that is a Y-shaped ligament. Ilio ऊपर ये इलियम पे लगा होगा, नीचे फीमर पे लगा होगा by 2 strips. Iliofemoral ligament. ठीक है, अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है. इतना स्ट्रॉन्ग कि एक्चुअली ये बंदे को पीछ, अगर बंदा खड़ा हुआ है, सो फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम को मैं एक्सटेंड करूं, सो ये इस बंदे की थाई बन जाएगी. ठीक है, ये उसका लेटरल पार्ट ऑफ द ग्लूटल रीजन होगा और ये उसका टॉर्सो है, अपर बॉडी है. ऐसे ही है ना, यहाँ पे ये एक लिम्ब है तो यहाँ पे दूसरा लिम्ब होगा. सो अगर ये बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में है और पीछे की तरफ गिरने लगे तो ये जो इलियोफीमोरल लिगामेंट है इतना स्ट्रांग है कि इसको पीछे गिरने से रोकता है. सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलियोफीमोरल लिगामेंट. इट्स एन इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगलो. इट लाइज इंटीरियरली. इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट्स इन योर बॉडी. इट प्रिवेंट्स द ट्रंक फ्रॉम फॉलिंग बैकवर्ड्स. इतना स्ट्रांग है ये छोटा सा लिगामेंट देखने में इतना स्ट्रांग है. ओके, इट्स एपेक्स इज अटैच्ड टू द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन. आइलियम पे लगा हुआ है, एंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन. और जो इसका लोअर हाफ है वो फिर लगता है फीमर पर. ठीक है, उसमें अपर फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स बेसिकली इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर ये इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट अटैच होते हैं. सो दैट्स अ वाई शेप्ड लिगामेंट व्हिच इज इलियोफीमोरल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. फिर नेक्स्ट है जी प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. वो भी इस डायग्राम में दिख रहा है. प्यूबो प्यूबिस पे लगा हुआ है, फीमोर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पे लगा हुआ है. प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. सो ये सारे लिगामेंट्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हिप जॉइंट को. देन देयर इज इशियोफीमोरल लिगामेंट. इशियोफीमोरल लिगामेंट इज एक्चुअली प्रेजेंट पोस्टीरियरली. अभी तक ये जो इलियोफीमोरल पढ़ा और प्यूबोफीमोरल पढ़ा, दे आर प्रेजेंट ऑन द
anterior side of the hip joint, जबकि जो ischiofemoral है it is present on the posterior side. You see here on the ischium it arises and goes to the femur. ठीक है, so ischiofemoral is present on the posterior side. It is comparatively weak compared to what? Compared to these ligaments, iliofemoral and pubofemoral. This one is a little weak. Okay, the fibers of the ligament zona orbicularis, inner circular fibers इसमें भी होते हैं, इसीलिए zona orbicularis. Some of them are attached to the greater trochanter of the femur. नेक्स्ट इज द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, और इसको हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं या लिगामेंटम टीरीज भी कहते हैं. इट्स अ फ्लैट ट्रायंगुलर लिगामेंट. द अपेक्स इज अटैच्ड टू द फोविया कैपिटस एंड द बेस टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड द मार्जिन ऑफ द एसिटैबुलर नॉच. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर हेड के सेंटर में मैंने कहा था एक जगह होती है, एक पिट होती है जिसको हम फोविया नाम देते हैं. इससे लिगामेंट जाता है और इट अटैचेस टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट. ठीक है, ट्रांसवर्स एसिटैबुलर लिगामेंट पर. दिस इज द लिगामेंट of the head. Okay, it may be very thin or even absent. It transmit, अच्छा इसका काम बहुत ज़्यादा stability provide करने में नहीं है, but it transmit arteries to the head of the femur. इसके through arteries enter होती हैं to the head of the femur from the acetabular branches. अब मसला ये है कि अगर ये ligament किसी वजह से tear हो गया तो ये arterial supply यहाँ तक head तक नहीं पहुँचती और head की necrosis हो सकती है. Okay, next जो support mechanism है वो है acetabular labrum. It's a fibrocartilage rim attached to the margins of the acetabulum to provide, you know, deepening of the acetabular surface, ताकि इसमें head of femur अच्छे से fit हो सके. So ये जो fibrocartilage होता है surface पर, this is what is known as acetabular labrum. तो यानी अगर आप ये वाली diagram देखें दोबारा, this particular diagram, so इसमें articular surface है, ये वाली articular surface acetabulum की, it is covered by a fibrocartilage structure and this is called labrum, acetabular labrum. Okay, it also provides stability to the hip joint. Then there is a transverse ligament. ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये acetabular notch को कवर करता है और इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी मिलती है हिप जॉइंट को. सो इट कवर्स द एसिटैबुलर नॉच, वरना यहाँ पे कैविटी रहती और स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती. सो ये जो 5-6 लिगामेंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज यू शुड रिमेंबर कि कहाँ होते हैं, इनका काम क्या है. सो कैप्सूल पूरे जॉइंट को कवर करता है. इलियोफीमोरल और प्यूबोफीमोरल एंटीरियर होते हैं, इशियोफीमोरल पोस्टीरियर होता है. हेड ऑफ द फीमर में जो फोविया से लिगामेंट निकलता है, दैट इज द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, या इसको हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं या लिगामेंटम टीरीज भी कहते हैं. फिर एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है which is acetabular labrum and finally the transverse. These all provide stability to the hip joint. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट के हवाले से. अब रिलेशनशिप्स, एंटीरियर रिलेशन क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, सुपीरियरली क्या होता है, इन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जामिनर्स लव टू आस्क दिस और उसके लिए डायग्राम बहुत अच्छी है. दिस पर्टिकुलर डायग्राम इफ यू सी, सो दिस इज द हिप जॉइंट और इस हिप जॉइंट का दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन. सो दिस इज गोइंग टू बी द सुपीरियर स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द इंफीरियर स्ट्रक्चर. सो अगर हम 1 by 1 स्ट्रक्चर्स देखें, सबसे पहले एंटीरियर रिलेशंस देख लेते हैं. हिप जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन में, so there is this iliopsoas and its tendon. So iliopsoas का ये tendon है separated from the joint by a bursa. So there is iliopsoas and उसका bursa. ये इसके anterior relation में. So these are directly present anterior to the joint. So the anterior relation, tendon of the iliopsoas separated from the joint by a bursa and also femoral vein, femoral artery and femoral nerve. So femoral vein, femoral artery and femoral nerve, ये सारी चीजें हैं hip joint के anterior relation में. Okay, so that should be pretty clear to you. Then we talk about the posterior relationships. Posterior relation में क्या क्या चीजें हैं? Muscles हैं, tendon of obturator externus, quadratus femoris, obturator internus, gemelli, piriform sciatic nerve and gluteus maximus muscle. So this is the hip joint. अगर ये anterior था तो ये posterior होगा. Obviously पीछे ये gluteus maximus है, ये gluteus minimus है, which is also in the superior posterior link. लेकिन direct posterior की अगर मैं बात करूं तो ये muscle है which is gluteus maximus, ये muscle है which is piriformis, gemelli muscles, इनके tendon, these are also in the posterior relationship. Also in the posterior relationship are some nerves which is the sciatic nerve. So if you look, this is the big sciatic nerve, joint के
पोस्टीरियर रिलेशन में. सो ये वाला जितना भी एरिया है, दिस इज ऑल द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द हिप ज्वाइंट. नाउ वी टॉक अबाउट द सुपीरियर रिलेशन, जिसमें रेक्टस फीमोरस, ऑल दीज मसल्स. ओके, सो दीज आर ऑल द मसल्स प्रेजेंट इन द सुपीरियर रिलेशन. एंड देन pectineus, obturator nerve, adductor longus, obturator externus. This is all the inferior relation. So anterior, posterior, superior and inferior relations. Okay, if you look at the diagram, you remember these relations. Okay, now blood supply. हिप ज्वाइंट को जो मेन ब्लड सप्लाई है, दैट इज वाया द ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी टू सर्कमफ्लेक्स फीमोरल्स टू ग्लूटल आर्टरी. सो ये 3 सोर्सेज आपने बॉस याद रखनी है हिप ज्वाइंट की ब्लड सप्लाई के लिए. ठीक है, द मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल्स form an arterial circle around the capsular attachment on the neck of the femur. Retinacular arteries arise from this circle and supply the intracapsular part of the neck and the greater part of the head of the femur. A small part of the head near the fovea is supplied by the acetabular branches, obturator, medial circumflex. अब ये मैं जरा डायग्राम में आपको बात समझा देता हूँ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. राइट, अब देखें इसको, दिस इज हिप ज्वाइंट का सिनेरियो. अब यहां पर मीडियल सर्कमफ्लैक्स और लेटरल सर्कमफ्लैक्स फीमोरल आर्टरीज. ओके, सो मीडियल सर्कमफ्लैक्स, लेटरल सर्कमफ्लैक्स, ये दोनों यहां पर एनास्टोमोसिस बनाते हैं और एनास्टोमोसिस बना के रेटिनाकुलर कैप्सूल के जो फाइबर हैं वहां से ब्रांचेस भेजते हैं अंदर, ताकि जो कैप्सूल के अंदर का नेक का पार्ट है उसको ब्लड वेसल सप्लाई कर सकें. इसीलिए अगर फ्रैक्चर होता है नेक ऑफ फीवर में, तो नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर की वजह से ये ब्लड सप्लाई नेक तक नहीं जाएंगी और ए वैस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड हो सकता है, क्योंकि यही ब्लड सप्लाई हेड के मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट को भी सप्लाई करती हैं वाया द रेटिनाकुलर फाइबर्स, मीडियल सर्कमफ्लैक्स एंड लेटरल सर्कमफ्लैक्स फीमोरल. अच्छा, राउंड लिगामेंट से लिमिटेड सप्लाई जाती है टू अ लिमिटेड पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फीमर इज सप्लाइड बाय द सर्कमफ्लैक्स. ओके, तो ये वाली बात यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे सर्कमफ्लैक्स की, कि मेजॉरिटी ऑफ द हेड इज सप्लाइड by the circumflex femorals and a small part is supplied by the acetabular, obturator and medial circumflex arteries. Nerve supply क्या है जनाब? कौन सी nerve है जो supply करती है? Hip joint is supplied by the femoral nerve through the nerve to rectus femoris, the anterior division of the obturator nerve and nerve to quadratus femoris, also the superior gluteal nerve. So pretty strong nerve supply. उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंसिव मूवमेंट होती है, काफ़ी सारे मसल्स यहाँ पे हैं जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन करवाते हैं. Therefore this is important area to be well innervated. और ये सारी नर्व सप्लाई हैं जो आपको याद रखनी है. अब बात करते हैं कि हिप जॉइंट पर कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं. अच्छा, मूवमेंट, there's a big range of movement, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है और जो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है उसमें काफ़ी सारी मूवमेंट होती है. फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. जनरल एनाटॉमी के लेक्चर्स में मैंने ये मूवमेंट्स आपको समझाई थी. यहाँ पे ज़रा क्विकली फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि सपोज ये किसी बंदे का थाई रीजन है, ये उसका नी ज्वाइंट है और फिर ये उसका लेग रीजन है और फिर ये उसका फुट है. सो इस तरह से ये बंदे ने पाँव उठाया हुआ है कि दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लोअर लेम एंड दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन. ठीक है, और ये बंदा फिर ऐसे खड़ा हुआ है, दिस इज द टॉर्सो ऑफ द पर्सन. सो अगर इस थाई रीजन को, और यहां पर जाहिर है कौन सा ज्वाइंट होगा? हिप ज्वाइंट, क्योंकि ये फीमर होगी यहाँ पे नी ज्वाइंट होगा और फिर नीचे टिबिया और फिब्यूला. ओके, सो अगर थाई रीजन को एब्डोमिनल वॉल की तरफ मूव करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन ऑफ द हिप जॉइंट. और अगर इसको वापस लेकर के आएंगे इधर, तो इसको हम नाम देंगे एक्सटेंशन. ठीक है, सो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा हुआ है, ये उसके थाई रीजन है, ये दूसरी थाई है, अगर थाई को अंदर की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स द मिड लाइन, दिस इज एडक्शन. अगर थाई को बाहर निकालेंगे, दिस इज एबडक्शन. तो ये मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है. फ्लेक्शन, थाई को ऊपर की तरफ लेके जाना एब्डोमिनल वॉल की तरफ, और वापस नीचे और पीछे की तरफ ले जाना, यानी कि बैक की तरफ ले जाना थाई को, दैट इज एक्सटेंशन. मीडियल प्लेन की तरफ लेकर के आएंगे तो एडक्शन, अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन एबडक्शन. ठीक है, तो ये मूवमेंट्स हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन. मीडियल रोटेशन, यानी कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है, सो इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग, ये उसकी थाई है और दिस इज द नी रीजन एंड देन दिस इज द लेग रीजन. अगर लॉन्ग वर्टिकल एक्सिस पे इस तरह रोटेट करें अंदर की तरफ पाँव को, विच इज डूएबल, तो हिप ज्वाइंट ये मूवमेंट अलाउ करता है. दिस इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन. और अगर ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करें, दिस इज कॉल्ड लेटरल रोटेशन. और सर्कमडक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स, यानी बंदा एक ही साथ अगर पूरा
पाँव घुमाना शुरू कर दे, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सर्कमडक्शन, ठीक है। अच्छा जी, ना हिप जॉइंट एक्सटेंशन, अब जब मैं एक्सटेंशन कहूं तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, विथ स्लाइट एबडक्शन, यानी एक्सटेंशन और स्लाइट एबडक्शन, ये है जॉइंट टाइट पोजीशन। अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि वो कौन सी पोजीशन है जॉइंट की जिसमें तमाम लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं और अपनी जैम पैक पोजीशन पे होते हैं। सो हिप जॉइंट एक्सटेंडेड पोजीशन और स्लाइटली एबडक्टेड पोजीशन में जैम पैक होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्शन इज लिमिटेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ द थाई विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखो यार, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लेक्शन कर रहे हैं, कहाँ गया वो बंदा यार जिसको मैं फ्लेक्शन करवा रहा था, दिस वन, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। अगर आप फ्लेक्शन करवा रहे हैं, पाँव ऊपर उठवा रहे हैं, तो अगर ये थाई की अपर सरफेस एब्डोमेन की एंटीरियर सरफेस के साथ टच कर जाएगी तो मजीद फ्लेक्शन नहीं हो सकेगी, यानी फ्लेक्शन इज लिमिटेड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ द थाई विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। सो लिमिटेड फ्लेक्शन है। और सिमिलरली एडक्शन इज लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद द अपोजिट लिम्ब। जाहिर है जब एडक्शन करेगा यानी वो लिम्ब को अंदर की तरफ लाएगा तो सामने दूसरा लिम्ब है, जैसे ही उस पर टच करेगा एडक्शन की मूवमेंट लिमिट हो जाएगी। सो ये लिमिटेशंस आपको याद होनी चाहिए। एक्चुअली समझने की बात है, इसमें कुछ ऐसा सच रट्टा लगाने वाली चीज है नहीं, ठीक है। नाउ द मूवमेंट ऑफ द हिप इज also closely related to the position of the knee because the presence of the two muscles which act both on hip and knee। दो मसल्स, लॉन्ग मसल्स ऐसे हैं जो हिप पर भी एक्शन करते हैं और नी पर भी एक्शन करते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड पोजीशन ऑफ द नी, यानी जब नी एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा तो स्ट्रेच ऑन द हैमस्ट्रिंग मसल्स जो कि बैक साइड पर होते हैं डज नॉट अलाउ द हिप टू मूव इनटू इट्स कंप्लीट फ्लेक्शन रेंज। ओह, एक्सीलेंट पॉइंट। यानी अगर नी जॉइंट एक्सटेंडेड है, इफ द नी जॉइंट इज इन द एक्सटेंडेड पोजीशन, तो पीछे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं बैक साइड पे वो फ्लेक्शन नहीं करने देंगे, ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली व्हेन द नी इज कंप्लीटली फ्लेक्स्ड, जब नी कंप्लीटली फ्लेक्स होगा तो रेक्टस फीमोरस मसल्स मूवमेंट नहीं करने देंगे, एक्सटेंशन नहीं करने देंगे, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो को रोक के दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ो कि नी जॉइंट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन से हिप जॉइंट की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन अफेक्टेड और लिंक्ड होती है, ठीक है। नाउ व्हेन द हिप जॉइंट्स आर bearing weight, the femur is fixed, but like any other joint, there is also proximal bone. The pelvis is capable of moving on the fixed distal femur. जाहिर है femur अकेली बोन नहीं है जो हिप जॉइंट बना रही है, हिप बोन भी अटैच्ड है, सो हिप बोन में भी स्लाइट मूवमेंट होती है। नॉट वेरी हाई यील्ड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, सो लेट्स स्किप दैट, ओके। नाउ दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर ये जो सारी मूवमेंट्स अभी हमने डिस्कस की थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, उनके मसल्स हैं। फ्लेक्शन कौन से मसल्स करवाते हैं? psoas मेजर एंड इलियाकस। एक्सटेंशन हिप जॉइंट पर कौन से मसल्स करवाते हैं? ग्लूटस मैक्सिमस, हैमस्ट्रिंग्स। एडक्शन के लिए एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस मैग्नस, एबडक्शन के लिए ग्लूटियाई मीडियस एंड मिनिमस, मीडियल रोटेशन टेंसर fascial era and gluteus medius and minimus, lateral rotation, obturator, gemelli and quadratus femoris. These muscles also help, but this is a must remember. कौन सी मूवमेंट कौन से मसल करवाते हैं? This is important stuff. So there are some important clinical, correlates associated with hip joint. Congenital dislocation, for example, is very common, and as the line says here, it is more common in the hip than in any other joint of the body. Congenital dislocation, यानी बच्चा पैदा हुआ और ये dislocation उसमें during the process of delivery हो गई. So congenital dislocation. The head होता इसमें क्या है? The head of the femur slips upward usually on the gluteal surface, और इसकी वजह से gait बच्चे का abnormal होगा और Trendelenburg sign positive होगा. So here for example if you look, you see this is the head of the femur which is out of the acetabular cavity, and this is the dislocation. Okay, so congenital dislocation is an important presentation. Perthes disease or pseudocoxalgia is characterized by destruction and flattening of the head of the femur. Head of the femur usually half sphere होता है, लेकिन अगर वो flat हो जाए so that disease is called Perthes disease. और एक्सरे पे कैसा नजर आएगा? Increased joint space. Obviously अगर एक फीमर का हेड ऐसा है और एसिटेबुलम इस तरह से है ना, इसको कंपेयर करें एक फ्लैट हेड से और एसिटेबुलम ऐसा होगा. सो द जॉइंट कैविटी है, इसकी जॉइंट कैविटी देखिए और इसकी जॉइंट कैविटी देखिए, ऑब्वियसली दिस इज इंक्रीज्ड, राइट. तो Perthes डिजीज पता होना चाहिए आपको. Coxa vera is a condition in which the neck to shaft
एंगल, आपको ये बात पता है ना कि देयर इज अ नेक इन द फीमर एंड देन देयर इज अ शाफ्ट, सो एंड देयर इज एन एंगल, सो ये जो नेक टू शाफ्ट एंगल है, अगर ये एंगल रिड्यूस हो जाता है दिस इज कॉल्ड कॉक्सा वेरा, अगर ये एंगल बढ़ जाता है दिस इज कॉल्ड कॉक्सा वेल्गा. ओके, नॉर्मली चाइल्ड में द एंगल इज यूजुअली 150 डिग्री, एडल्ट्स में इट इज यूजुअली 127 डिग्री. इससे ज्यादा हो जाएगा तो कॉक्सा वेल्गा इज द टर्म यूज, इससे कम हो जाएगा सो कॉक्सा वेरा इज द टर्मिनोलॉजी यूज्ड. ओके, डिसलोकेशन ऑफ द हिप में भी पोस्टीरियर, जो डिसलोकेशन है फीमर के हेड की वो पोस्टीरियर हो सकती है, एंटीरियरली हो सकती है या सेंट्रल हो सकती है. अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन है तो पीछे पोस्टीरियर इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या था, शियाटिक नर्व, सो शियाटिक नर्व में भी डैमेज. ओके, राइट. अच्छा, यूजुअली अगर हिप रीजन में, हिप जॉइंट में कोई इंजरी होती है सच एज फ्रैक्चर, सो उस लोअर लिम्ब की जो लेंथ है वो कम हो जाती है. देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मसल्स. अब जाहिर है, देखो ये पूरी, ये हेड ऑफ द फीमर है, ये नेक ऑफ द फीमर है, ये शाफ्ट ऑफ द फीमर है और नीचे फिर नी जॉइंट की टिबिया फिबुला स्टार्ट हो जाएंगे. सो अगर यहाँ कहीं फ्रैक्चर है तो ऊपर से जो मसल्स मुख्तलिफ पार्ट्स पे लगे हुए वो मसल पुल करते हैं लिम्ब को, और उस पुलिंग की वजह से देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द लोअर लिम्ब. ठीक है, बिकॉज ऑफ द मसल्स जो फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं. नाउ डिजीज ऑफ द हिप लाइक ट्यूबरकुलोसिस में कॉज रेफर्ड पेन आल्सो इन द नी, क्योंकि नर्व सप्लाई कॉमन होती है. एस्पिरेशन करना पड़ता है कई कंडीशंस में, पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अगर सेप्टिक आर्थराइटिस है हिप जॉइंट का तो नीडल इंसर्ट करनी पड़ती है. उसकी लोकेशन यहाँ इन्होंने बताई है कि कहाँ वो नीडल इंसर्ट करते हैं. इट्स यूजुअली फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर बिलो द एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन. ठीक है. अच्छा, हिप डिजीजेस के ये पैटर्न इन्होंने यहाँ दिए हैं. दैट इज अ कॉमनली ऑब्जर्व पैटर्न कि 5 साल से कम अगर बच्चा एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो प्रोबेबली दिस इज कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन या ट्यूबरकुलोसिस. सो इंटरेस्टिंग. ओके, 5 to 10 years है Perthes disease, 10 to 20 है कॉक्सा वेरा, above 40 है usually osteoarthritis. So that's an important pattern. Now in arthritis of hip joint, the position of the joint is partially flexed, abducted and ये इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि patient feel little comfortable in having these positions. Okay, तो arthritis के patient usually इस तरह से present करते हैं. Now fracture of the neck of the femur may be subcapital near the head. So if we look at this diagram, fracture इस area का neck और head region का बिल्कुल अगर हेड के नीचे है सो दिस इज कॉल्ड सब कैपिटल, अगर नेक में है नेक के मिडिल पोर्शन में दिस इज ट्रांस सर्वाइकल, अगर इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के पास है तो इंटरट्रोकेंट्रिक, और अगर उससे नीचे है तो सब ट्रोकेंट्रिक. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सब कैपिटल यहाँ फ्रैक्चर हुआ है और यहाँ फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ से जो रेटिनेकुलर फाइबर्स में ब्लड वेसल्स जा रही थी हेड तक वो अब नहीं पहुंच पाएंगी. सो देयर विल बी एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ जाता है. ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. In case of avascular necrosis, head of femur, hip may be replaced, hip transplantation. अच्छा, लास्ट चीज है Shenton's line. Shenton line बेसिकली होती है, अगर मैं एक्सरे पे आपको दिखाऊं, सो इफ यू लुक एट दिस एक्सरे, दिस इज दी, ये इलियम बोन है, ये फीमर है, हेड ऑफ द फीमर, नेक ऑफ द फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर एंड शाफ्ट ऑफ द फीमर. सो और ये ऑब्टुरेटर फोरामेन है, ऑब्टुरेटर फोरामेन ईशियम और प्यूबिस के बीच में. सो ईशियम प्यूबिस और ये दे आर मेकिंग अ फोरामेन, ऑब्टुरेटर फोरामेन. ऑब्टुरेटर फोरामेन की अपर बाउंड्री से एक लाइन अगर आप ड्रॉ करें कंटिन्यूस होती है वो नेक ऑफ द फीमर के साथ यूं. सो इस लाइन को टर्मिनोलॉजी दी जाती है शेंटन्स लाइन. अगर किसी एरिया पर यहाँ फ्रैक्चर होगा सो ये शेंटन लाइन इज डिस्टर्ब. सो दिस शेंटन्स लाइन इज डिस्टर्ब इफ देयर इज फ्रैक्चर इन दिस एरिया. देखें कंटिन्यूटी नहीं है, शेंटन लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई फिर बीच में गैप आ गया फिर शेंटन लाइन यूं है. सो इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस लाइन बिकॉज कहीं यहाँ पे फ्रैक्चर मौजूद है. ओके, सो दैट दीज आर ऑल. ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है यार. देखो यहाँ पे फ्रैक्चर दिखाया है तो यहाँ से जो ब्लड वेसल्स जा रही थी दोज ब्लड वेसल्स आर नाउ डैमेज्ड, और उन ब्लड वेसल के डैमेज होने की वजह से हेड ऑफ द फीमर अंडरगोज ए वैस्कुलर नेक्रोसिस. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिप जॉइंट. वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में जिसमें कोई और जॉइंट डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.